सामाईन इकराम, अब जो अफसाना हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मुसन्नफ की जाती जिंदगी के कई अहम तरीन वाकयात को बयान करता है। एक दोस्त के खत के जवाब में लिखे गए इस खत में मुसन्नफ ने अपनी जाती जिंदगी के कई राजों से पर्दा उठाया है। साथ ही अपनी उस नाकाम मोहब्बत का भी जिक्र किया है जो उसे कश्मीर कयाम के दौरान वजीर नाम की लड़की से हो गई थी। अफसाने का उन्वान है एक खत। मुसन्नफ जनाब सादत हसन मंटो। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा तवील खत मिला जिसे मैंने 2 मरतबा पढ़ा। दफ्तर में इसके एक एक लफ्ज पर मैंने गौर किया और गालिबन इसी वजह से उस रोज मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़ा, इसलिए कि मैंने बहुत सा वक्त इस गौर फिक्र में जाया कर दिया था। तुम जानते हो, इस सरमाया प्रस्त दुनिया में अगर मजदूर मुकर्ररा वक्त के एक एक लम्हे के एवज अपनी जान के टुकड़े तोल कर ना दे तो उसे अपने काम की उजरत नहीं मिल सकती। लेकिन ये रोना रोने से क्या फायदा। शाम को अजीज साहब, जिनके यहाँ मैं आजकल ठहरा हूँ, दफ्तर में तशरीफ लाए और कमरे की चाबियां देकर कहने लगे, मैं जरा काम से कहीं जा रहा हूँ, शायद देर में आना हो, इसलिए तो मेरे इंतजार किए बगैर चले जाना। लेकिन फिर फौरन ही चाबियां जेब में डाली और फरमाने लगे, नहीं तो मेरा इंतजार करना, मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। दफ्तरी काम से फारिग हुआ तो 10 बज चुके थे। सख्त नींद आ रही थी, आंखों में बड़ी प्यारी गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद के गलबे के असर में मैंने 11 बजे तक अजीज साहब का इंतजार किया, मगर वो ना आए। आखिरकार थक कर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वो उधर ही उधर घर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता निस्फ मील का फासला तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा और जब अंधेरे में दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो आहनी ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीज साहब अभी तशरीफ नहीं लाए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे थके हुए आज़ा सुकून बख्श नींद की कुर्बत महसूस करके और भी ढीले हो गए और जब मुझे नाउमीदी का सामना करना पड़ा तो मुस्तहिल हो गए। देर तक 24 जीने की एक सीढ़ी पर सर जानों में दबाए अजीज साहब का इंतजार करता रहा, मगर वो ना आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिलें उतरकर नीचे बाजार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला जिसके नीचे से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इस पुल के पास ही एक बड़ा चौक है। यहाँ तकरीबन आध घंटे तक मैं बिजली के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा और सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद पर देखता रहा कि अजीज साहब घर की जानिब लौटते नजर आ जाएंगे। आध घंटे के इस इंतजार के बाद मैंने दफातन सर उठाकर खंबे के ऊपर देखा। बिजली का कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था। जाने क्यों, थकावट और नींद के शदीद गलबे के बायस मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के थड़े मुझे नशिस्त पेश कर रहे थे, मगर मैंने उनकी दावत कबूल ना की। चलता चलता पुल की संगीन मंडीर पर चढ़कर बैठ गया। कुशादा बाजार बिल्कुल खामोश था। आमदोरफ्त करीब करीब बंद थी। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हॉर्न की रोनी आवाज खामोश फिजा में लर्जिश पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। मेरे सामने सड़क के 2 रोया बिजली के बुलंद खंबे दूर तक फैले चले गए थे, जो नींद और उसके एहसास से आरी मालूम होते थे। उनको देखकर मुझे रूस के मशहूर शायर मियां तल्फ की नज़म के चंद अशार याद आ गए। ये नज़म चिराग है सरे राह से मनून की गई है। मियां तल्फ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कहता है, ये नन्हे चिराग, ये नन्हे सरतार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये देखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी शायर ने कुछ दुरुस्त सी कहा है। मेरे पास ही 1 गज के फासले पर बिजली का खंभा गड़ा था और उसके ऊपर बिजली का एक शोख चश्म कुमकुमा नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें रोशन थी, मगर वो मेरे सीने के तलातुम से बेखबर था। उसे क्या मालूम मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वजनी लिफाफे पर पड़ा। जहन में तुम्हारा खत पहले ही से मौजूद था, चुनांचे मैंने लिफाफा खोलकर बसंती रंग के कागज निकालकर उन्हें पढ़ना शुरू किया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता नजराने लगते हो। यहाँ भी 2-3 हजरात ने मेरे मुतालिक यही राय कायम की है और मुझे यकीन सा हो गया है कि मैं वाकई 2 सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है और जो नतीजा अखज किया है वो कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है। बचपन और लड़कपन में मैंने जो कुछ चाहा वो पूरा ना होने दिया गया। यूं कहो कि मेरी ख्वाहिशात कुछ इस तरह पूरी की गई कि उनकी तकमील मेरे आंसुओं और मेरी हिचकियों से लिपटी हुई थी। मैं शुरू ही से जल्दबाज और जुद रंज रहा हूँ। अगर मेरा जी किसी मिठाई खाने को चाहा है और ये चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई तो बाद में मेरे लिए उस खास मिठाई में कोई लज़्ज़त नहीं रही। इन अमूर की वजह से मैंने हमेशा अपने हल्क में एक तलखी सी महसूस की है और इस तलखी की शिद्दत बढ़ाने में इस अफसोसनाक हकीकत का हाथ है
कि मैंने जिससे मोहब्बत की, जिसको अपने दिल में जगह दी, उसने ना सिर्फ मेरे जज्बात को मजबूर किया बल्कि मेरी इस कमजोरी मोहब्बत से जबरदस्ती नाजायज फायदा भी उठाया। वो मुझसे दगा फरेब करते रहे और लुत्फ ये है कि मैं उन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद उनसे मोहब्बत करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर बहुत मसरूर होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना लिया, और मेरी बेवकूफी देखो कि मैं सब कुछ जानते हुए बेवकूफ बन जाता था। जब इस सिमन में मुझे हर तरफ से नाउमीदी हुई, यानी जब किसी को मैंने दिल से चाहा उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मेरी तबीयत बुझ गई और मैंने महसूस किया कि रेगिस्तान में एक मुनरे के मानद हूं जिसे रस चूसने के लिए हद नजर तक कोई फूल नजर नहीं आ सकता, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत करने से बाज ना रहा और हस्बे मामूल किसी ने भी मेरे इस जज्बे की कदर ना की। जब पानी सर से गुजर गया और मुझे अपने नाम निहाद दोस्तों की बेवफाइयां और सर्द मोहरियां याद आने लगी, तो मेरे सीने के अंदर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। मेरे जज्बाती सरमदी और नातक वजूद में एक जंग सी छिड़ गई। नातक वजूद उन लोगों को मलून और मतून गर्दानते हुए और गुज़श्ता वाक़यात की अफसोसनाक तस्वीर दिखाते हुए इस बात का तालिब था कि मैं आइंदा से अपना दिल पत्थर का बना लूं और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन जज्बाती वजूद उन अफसोसनाक वाक़यात को दूसरे रंग में पेश करते हुए मुझे फख्र करने पर मजबूर करता था कि मैंने जिंदगी का सही रास्ता इख्तियार किया है। उसकी नजर में नाकामियां ही नाकामियां थी। वो चाहता था कि मैं मोहब्बत किए जाऊं कि यही कायनात की रूह रवां है। ताहता शऊर वजूद उस झगड़े से मैं बिल्कुल अलग थग रहा। ऐसा मालूम होता है कि उस पर एक निहायत ही अजीबो गरीब नींद का गलबा तारी है। ये जंग खुदा जाने किस नामुबारक रोज शुरू हुई, क्या मेरी जिंदगी का एक जुज बन के रह गई है। दिन हो या रात, जब कभी मुझे फुर्सत के चंद लम्हात मुयस्सर आते हैं, मेरे सीने के चटियल मैदान पर मेरा नातक वजूद और जज्बाती वजूद हथियार बांध कर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उन लम्हात में जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई जोरों पर हो, अगर मेरे साथ कोई हम कलाम हो तो मेरा लहजा यकीनन कुछ और किस्म का होता है। मेरे हलक में एक नाकाबिले बयान तलखी घुल रही होती है, आंखें गर्म होती हैं और जिस्म का एक एक उज़्व बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को दुरुस्त ना होने दूं और बाज़ औक़ात मैं इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों को कोई चीज सुनाई दे या मैं कोई ऐसी चीज महसूस करूं जो मेरी तबीयत के अक्सर खिलाफ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों से जो कुछ भी उठे जुबान के रास्ते बाहर निकल जाता है, और अक्सर औक़ात जो अल्फाज भी ऐसे मौका पर मेरी जुबान पर आते हैं बेहद तल्ख होते हैं। उनकी तलखी और दृष्टि का एहसास मुझे उस वक्त कभी नहीं हुआ, इसलिए कि मैं अपने इखलास से हमेशा और हर वक्त बाखबर रहता हूँ और मुझे मालूम होता है कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। अगर मैंने अपने मिलने वालों में से या किसी दोस्त को नाखुश किया है तो उसका बायस मैं नहीं हूँ, बल्कि ये खास लम्हात हैं जब मैं दीवाने से काम नहीं होता या तुम्हारे अल्फाज में शैतान होता हूँ। वो ये लफ्ज बहुत सख्त है और इसका इतलाक मेरी दीवानगी पर नहीं हो सकता। जब तुम्हारा पिछले से पिछला खत मौसूल हुआ था, उस वक्त मेरा नातक वजूद जज्बाती वजूद पर गालिब था और मैं अपने दिल के नरमो नाजुक गोश्त को पत्थर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले ही इसे अपने सीने की आग में फूंका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे खत ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, तुम दर्दमंद दिल रखते हो, वो इसको अच्छा नहीं समझते। मैं इसको अच्छा क्यों नहीं समझता? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान का मौजूदा इंसानियत का निज़ाम है, जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की मोहर सख्त कर दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है और यही वजह है कि मैं अलील हूँ और अलील रहता हूँ। जब तक दर्दमंदी मेरे सीने में मौजूद है, मैं हमेशा बेचैन रहूंगा। तुम शायद इससे मुबालगा यकीन करो, मगर यह वाकया है कि दर्दमंदी मेरे लोहू की बूंदों से अपनी खुराक हासिल कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब दर्द ही दर्द रह जाएगा और तुम्हारा दोस्त दुनिया की नजरों से गायब हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दर्दमंदी के इस जज्बे ने मुझे कैसे कैसे भयानक दुख पहुंचाए हैं। ये क्या कम है कि मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में तब्दील हो गए हैं, और जब ये सोचता हूँ तो इस बात का तहिया करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे अपना दिल पत्थर बना लेना चाहिए। लेकिन अफसोस है, इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, और चूंकि मुझसे ये नहीं हो सकता, इसलिए मेरी तबीयत में अजीबोगरीब कैफियतें पैदा हो गई हैं। शेर मैं अब भी सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे इस बात का कामिल तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत शायरी की तरफ माइल है। शहर में बसने वाले लोगों की वजनी शायरी मुझे पसंद नहीं, देहात के हल्के फुल्के नगमे मुझे बेहद भाते हैं। ये इस कदर शफाफ होते हैं कि उनके पीछे दिल धड़कते हुए नजर आ सकते हैं।
तुम्हें हैरत है कि मैं रोमानी हुस्निया क्यों कर लिखने लगा, और मैं इस बात पर खुद हैरान हूँ। बाज लोग ऐसे हैं जो अपने महसूसात को दूसरों की जुबान में बयान करके अपना सीना खाली करना चाहते हैं। ये लोग जहनी मुफलिस हैं और मुझे उन पर तरस आता है। ये जहनी अफलास माली अफलास से ज्यादा तकलीफ देह है। मैं माली मुफलिस हूँ, मगर खुदा का शुक्र है जहनी मुफलिस नहीं, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद ना होती। मुझे ये कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही अपनी जुबान में बयान कर लेता हूँ। मैंने अपने अफसानों के मुतालिक कभी गौर नहीं किया। अगर इनमें कोई चीज बकौल तुम्हारे जलवागर है तो मेरा बेकल बातन, मेरा ईमान ना तशद्दुद पर है और ना अदम तशद्दुद पर, दोनों पर है और दोनों पर नहीं। मौजूदा तगैर पसंद माहौल में रहते हुए मेरे ईमान में इस्तकलाल नहीं रहा। आज मैं एक चीज को अच्छा समझता हूँ, लेकिन दूसरे रोज सूरज की रोशनी के साथ ही उस चीज की हैयत बदल जाती है, उसकी तमाम अच्छाइयां बुराइयां बन जाती हैं। इंसान का इल्म बहुत महदूद है और मेरा इल्म महदूद होने के अलावा मुंतशिर भी है। ऐसी सूरत में तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं क्यों कर दे सकता हूँ? मुझ पर मजमून लिखकर क्या करोगे प्यारे? मैं अपने कलम की मिकराज से अपना लिबास पहले ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश ना करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नकाब उठा दी तो तुम दुनिया को एक बहुत ही भयानक शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूँ जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली ढूंढता रहता है। अगर तुमने झिल्लियों की यह तह उधेड़ डाली तो मेरा ख्याल है जो हैबत तुम्हें मुंह खोले नजर आएगी, उसे देखने की ताब तुम खुद भी ना पाओगे। मेरी कश्मीर की जिंदगी, हाय मेरी कश्मीर की जिंदगी। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जिंदगी के उस खुशगवार टुकड़े के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की बातें मालूम होती रही हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंचती हैं उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है कि तुम उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय मुरतब नहीं कर सके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कहने के बावजूद तुमने एक राय मुरतब की है और ऐसा करने में बहुत उजलत से काम लिया है। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को पेश नजर रख लेते तो तुम्हें यह गलत फहमी हरगिज़ ना होती कि मैं कश्मीर में एक सादा लो लड़की से खेलता रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुंचाया है। वजीर कौन थी? इसका जवाब मुख्तसर यही हो सकता है कि वह एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। उस पहाड़ी लड़की के मुतालिक जिसने मेरी किताब जिंदगी के कुछ औरात पर चंद हसीन नकूश बनाए हैं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैंने वजीर को तबाह नहीं किया। अगर तबाही से तुम्हारी मुराद जिस्मानी तबाही है तो वह पहले ही से तबाहशुदा थी और वो इसी तबाही में अपनी मुसरत की जुस्तजू करती थी। जवानी के नशे में मखमूर उसने इस गलत ख्याल को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि जिंदगी का असल हुस्न और लुत्फ अपना खून खुलाने में है, और वो इस गरज के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। यह तबाहकुन ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, इसके मुतालिक बहुत कुछ कहा जाता है। हमारे सिंफ में ऐसे अफराद की कमी नहीं जिनका काम सिर्फ भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वजीर इस चीज का शिकार थी जिसे तहजीब व तमद्दुन का नाम दिया जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो शहरों के शोर शर से बहुत दूर हिमालय की गोद में आबाद है, और अब तहजीब व तमद्दुन की बदौलत शहरों से उसका तारुफ करा दिया गया है। दूसरे अल्फाज में शहरों की गंदगी उस जगह मुंतकिल होना शुरू हो गई है। खाली स्लेट पर तुम जो कुछ भी लिखोगे नुमाया तौर पर नजर आएगा और साफ पढ़ा जाएगा। वजीर का सीना बिल्कुल खाली था, दुनियावी ख्यालात से पाक और साफ, लेकिन तहजीब के खुरदरे हाथों ने उस पर निहायत भद्दे नक्श बना दिए थे जो मुझे उसकी गलत रविश का बायस नजर आते थे। वजीर का मकान या झोंपड़ा सड़क के ऊपर पहाड़ की ढलवान में वाक़या था और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज उससे जरा ऊपर चीट के दरख्तों की छांव में जमीन पर दरी बिछाकर कुछ लिखा पढ़ा करता था। और आमतौर पर वजीर मेरे पास ही अपनी भैंस चराया करती थी। चूंकि होटल से हर रोज दरी उठाकर लाना और फिर उसे वापस ले जाना मेरे जैसे आदमी के लिए एक अजाब था, इसलिए मैं उसे उनके मकान ही में छोड़ जाता था। एक रोज का वाकया है कि मुझे गुस्ल करने में देर हो गई और मैं टहलता टहलता पहाड़ी के दुश्वार गुजार रास्तों को तय करके जब उनके घर पहुंचा और दरी तलब की तो उसकी बड़ी बहन की जुबानी मालूम हुआ कि वजीर दरी लेकर ऊपर चली गई है। ये सुनकर मैं और ऊपर चढ़ा और जब इस बड़े पत्थर के करीब आया जिसे मैं मेज के तौर पर इस्तेमाल करता था तो मेरी निगाहें वजीर पर पड़ी। दरी अपनी जगह बिछी हुई थी और वो अपना सब तल्फ लगा दुपट्टा ताने सो रही। मैं देर तक पत्थर पर बैठा रहा। मुझे मालूम था वो सोने का बहाना करके लेटी है। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा और वो गहरी नींद का बहाना करके जागने में देर करेगी, लेकिन मैं खामोश बैठा रहा। अपने चर्मी थैले से
एक किताब निकालकर उसकी तरफ पीट करके पढ़ने में मशगूल हो गया। जब निस्फ घंटा इसी तरह गुजर गया तो वो मजबूर होकर बेदार हुई। अंगड़ाई लेकर उसने अजीब सी आवाज मुंह से निकाली। मैंने किताब बंद कर दी और मुड़कर उससे कहा, मेरे आने से तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हुई? वजीर ने आंखें मलकर लहजे को ख्वाब आलूद बनाते हुए कहा, आप कब आए थे? अभी अभी आके बैठा हूँ। सोना है तो सो जाओ। नहीं, आज नगोड़ी नींद को जाने क्या हो गया। कमर सीधी करने के लिए यहाँ जरी की जरी लेटी थी कि बस सो गई। 2 घंटे से क्या कम सोई होंगी। उसके गीले होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और उसकी आंखों से जो कुछ बाहर झांक रहा था उसको मेरा कलम बयान करने से आजिज है। मेरा ख्याल है उस वक्त उसके दिल में यह एहसास करवटें ले रहा था कि उसके सामने एक मर्द बैठा है और वो औरत है, जवान औरत, शबाब की उमंगों का उबलता हुआ चश्मा। थोड़ी देर के बाद वो गैर मामूली बातूनी बन गई और बहक सी गई, मगर मैंने उसकी भैंस और बछड़े का जिक्र छेड़ने के बाद एक दिलचस्प कहानी सुनाई जिसमें एक बछड़े से उसकी माँ की उल्फत का जिक्र था। उसकी आंखों में शरारे सर्द हो गए जो कुछ पहले लपक रहे थे। मैं जाहिद नहीं हूँ और ना मैंने कभी उसका दावा किया है। गुनाहों सवाब और सजाओ जजा के मुतल्लिक मेरे ख्यालात दूसरों से जुदा है और यकीनन तुम्हारे ख्यालात से भी बहुत मुख्तलिफ है। मैं इस वक्त इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि उसके लिए सुकून कलब और वक्त दरकार है। बरसबील तज़किरा एक वाकया बयान करता हूँ जिससे तुम मेरे ख्यालात के मुतल्लिक कुछ अंदाजा लगा सकोगे। बातों बातों में एक मरतबा मैंने अपने दोस्त से कहा कि हुस्न अगर पूरे शबाब और जोबन पर हो तो वो दिलकशी खो देता है। मुझे अब भी इस ख्याल पर ईमान है। अगर मेरे दोस्त ने उसे मुहम्मल मंतक करार दिया, मुमकिन है तुम्हारी निगाह में भी ये मुहम्मल हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात करता हूँ। उस हुस्न ने मेरे दिल को अपनी तरफ राग़िब नहीं किया जो पूरे शबाब पर हो। उसको देखकर मेरी आंखें जरूर चंधिया जाएंगी, मगर उसके ये मानी नहीं कि उस हुस्न ने अपनी तमाम कैफियतें मेरे दिलो दिमाग पर तारी कर दी हैं। शौक और भड़कीले रंग उस बुलंदी तक कभी नहीं जा सकते जो नर्मो नाजुक अलवानो खतूत को हासिल है। वो हुस्न यकीनन काबिल एहतराम है जो आहिस्ता आहिस्ता निगाहों में जज्ब होकर दिल में उतर जाए। रोशनी का खीराकुन शोला दिल के बजाय आसाब पर असरअंदाज होता है, लेकिन इस फजूल बहस में पढ़ने से क्या फायदा। मैं कह रहा था कि मैं जाहिद नहीं हूँ। ये कहते वक्त मैं दबी जुबान में बहुत सी चीजों का एतराफ भी कर रहा हूँ, लेकिन उस पहाड़ी लड़की से जो जिस्मानी लज्जतों की दिलदादा थी, मेरे ताल्लुकात सिर्फ जहनी और रूहानी थे। मैंने शायद तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर औरत से दोस्ती की जाए तो उसके अंदर नुदरत होनी चाहिए। उससे इस तरह मिलना चाहिए कि वो तुम्हें दूसरों से बिल्कुल अलहदा समझने पर मजबूर हो जाए। उसे तुम्हारे दिल की हर धड़कन में ऐसी सदा सुनाई दे जो उसके कानों के लिए नई हो। औरत और मर्द और उनका बाहमी रिश्ता हर बालग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ करना, ये रिश्ता मेरी नजर में फरसूदा हो चुका है। इसमें यकसर हैवानियत है। मैं पूछता हूँ, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का मरकज किसी औरत ही को बनाना है तो वो इंसानियत के इस मुकद्दस जज्बे में हैवानियत को क्यों दाखिल करे? क्या इसके बगैर मोहब्बत की तकमील नहीं हो सकती? क्या जिस्म की मशक्कत का नाम मोहब्बत है? वजीर इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि जिस्मानी लज्जतों का नाम मोहब्बत है, और मेरा ख्याल है जिस मर्द से भी वो मिलती थी वो मोहब्बत की तारीफ इन्हीं अल्फाज में बयान करती थी। मैं उससे मिला और उसके तमाम ख्यालात की जिद बनकर मैंने उससे दोस्ती पैदा की। उसने अपने शौक रंग ख्वाबों की ताबीर मेरे वजूद में तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे मायूसी हुई। लेकिन चूंकि वो गलतकार होने के साथ साथ मासूम थी, मेरी सीधी सादी बातों ने उस मायूसी को हैरत में तब्दील कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये हैरत इस ख्वाहिश की शक्ल इख्तियार कर गई कि वो इस नई रस्म राह की गहराइयों से वाकिफियत हासिल करे। ये ख्वाहिश यकीनन एक मुकद्दस मासूमियत में तब्दील हो जाती और वो अपनी निस्वानियत का वकार रफ्ता फिर से हासिल कर लेती जिसे वो गलत रास्ते पर चलकर खो बैठी थी। लेकिन अफसोस है, मुझे उस पहाड़ी गांव से दफतन और नम आंखों के साथ अपने शहर वापस आना पड़ा। मुझे वो अक्सर याद आती है। क्यों? इसलिए कि रुखसत होते वक्त उसकी सदा मुतबस्सम आंखों में 2 छलकते आंसू बता रहे थे कि वो मेरे जज्बे से काफी मुतासिर हो चुकी है और हकीकी मोहब्बत की एक नन्ही सी शुआ उसके सीने की तारीकी में दाखिल हो चुकी है। काश मैं वजीर को मोहब्बत की तमाम अजमतों से रोशनास करा सकता, और क्या पता है कि ये पहाड़ी लड़की मुझे वो चीज अता कर देती जिसकी तलाश में मेरी जवानी बुढ़ापे के ख्वाब देख रही है। ये है मेरी दास्तान जिसमें बकौल तुम्हारे लोग अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश करते हैं। तुम नहीं समझते और ना ये लोग समझते हैं कि मैं ये दास्तानें क्यों लिखता हूँ। फिर कभी समझा।